शार्क उठा लो, साफ्टा उठा लो, दोनों के दोनों क्या हो गए, फेल हो गए। ऐसा क्यों? बाकी मैं आंसर बताऊंगा आपको, पहले आप ये आंसर सोचो उस क्वेश्चन तक आने तक। अब देखो मैं बहुत बड़ा कारण बता रहा हूँ कि क्यों ये सब असफल है। इनमें कौन लीड कर रहा है? कोई लीडर ही नहीं है। अमेरिका कोई संगठन बनाता है, वहाँ अमेरिका लीड कर लेता है। यूरोपीय संघ बन रहा है, वहाँ कोई ना कोई लीड कर लेता है। लेकिन यहाँ कोई संगठन बना, कोई लीडर ही नहीं है, इसलिए ये भी सफल हो गया। अगला पढ़ेंगे वो भी सफल हो जाएगा। तो हेलो एवरीवन, मैं सुमित ठाकुर। तो दोस्तों आई होप आपने 12th क्लास की वीडियो का पार्ट 1 देख लिया होगा। अब ये पार्ट 2 होने वाला है। इसमें हम लगभग सारे चैप्टर कवर कर देंगे। तो आप एकदम आराम से ठहर के वीडियो देखना पूरी। मैक्सिमम में नहीं मैं बोल रहा हूँ, सारे कुछ यहीं से आएंगे, इसलिए पूरी वीडियो को देखना दोस्तों। आराम से के क्वेश्चन को समझते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। पीपीटी बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैं रात लगभग 2 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ। तो आराम से आप लोग सारे क्वेश्चंस को देखना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक आर्थिक समुदाय के रूप में बन यूरोपीय संघ ने एक राजनीतिक संगठन का रूप कैसे ले लिया। देखो आप यूरोपियन यूनियन की अगर बात करोगे, यूरोपीय संघ की बात करोगे, तो वो एक आर्थिक संगठन था। आप देखोगे इकोनॉमिकल काम कर रहा था, धीरे धीरे वो पॉलिटिकल पे उतर आया। पहले इकोनॉमिकल था, फिर धीरे धीरे आपका पॉलिटिकल संगठन बन गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ये इकोनॉमिकल से पॉलिटिकल पे कैसे शिफ्ट हुआ, वही आंसर है। तो आराम से आप लोग देखना। तो इसने क्या करा दोस्तों, धीरे धीरे अपना झंडा बनाने लग गया, अपना गान बना लिया, अपना स्थापना दिवस बना लिया कि भाई यूरोपीय संघ का स्थापना दिवस 1952 में, ठीक है, 1992। अपना इन्होंने फ्लैग बना लिया, अपना इन्होंने गान, राष्ट्रीय गान वगैरह होता है, ऐसा बना लिया। इन्होंने संसद का गठन कर लिया। ये संसद पूरे यूरोप के जितने भी देश होंगे, जो भी यूरोपीय संघ में शामिल है, उस पर क्या लेगी, डिसीजन लेगी। तो धीरे धीरे पहले एक इकोनॉमिकल था, धीरे धीरे पॉलिटिकल बनता चला गया इन कारणों की वजह से, ठीक है। 1992 में यूरोपीय संघ का क्या हो गया, गठन हो गया। एक मुद्रा एक समान विधेय, मतलब एक मुद्रा बना ली इन्होंने अपनी मुद्रा का। इनकी मुद्रा का नाम क्या था दोस्तों, यूरो। क्या नाम था, यूरो, ठीक है। तो यूरो मुद्रा इन्होंने बना ली। प्लस में साथ साथ समान विदेश और सुरक्षा नीति, मतलब इन्होंने जो विदेश नीति रहेगी सबकी क्या रहेगी, जो भी यूरोपीय संघ के देश रहेंगे सबकी विदेश नीति एक जैसी रहेगी। प्लस में साथ साथ सुरक्षा नीति, अगर किसी एक देश पे अटैक होता है तो सारे मिलकर उस पर अटैक करेंगे। सुरक्षा नीति भी इनकी बढ़िया से बनी रहेगी। ये आपको चीजें क्या करनी है, फॉलो करनी है। तो ये शो कर रहा है दोस्तों कि किस तरीके से यूरोपीय संघ एक इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन से धीरे धीरे वो क्या बन गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट देखोगे ना, पॉलिटिकल वे में लगेगी। देखो संसद पॉलिटिकल, झंडा, गान, स्थापना, ये एक देश के बारे में, समझ रहे, एक देश की भावना को शो कर रहा है। फ्लैग, इंडियन फ्लैग सुनते कैसा मजा सा आ जाता है, ठीक है। राष्ट्रगान सुनते मजा से आ जाता है। 15 अगस्त 1947 स्थापना दिवस, भारत का स्थापना दिवस तो नहीं बोल सकते, ठीक है, आज़ादी दिवस बोलेंगे उसको। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी इस वाले क्वेश्चन में। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब न्यू स्मार्ट बोर्ड लिया हमने, तो चलाने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पहले से ही पता है और बहुत सारी चीजें आपको इसमें पहले से पता है। भारत और चीन के संबंधों के तनाव के 4 पहलू का वर्णन करिए। मतलब भारत और चीन के जो भी संबंध है वो कैसे उसमें तनाव स्टार्ट हो गया, कैसे स्ट्रेस स्टार्ट होगा। तो 4 बातों को लिखना है। तो सबसे पहले तिब्बत, हमने जब चैप्टर पढ़ा था 1950 के आसपास तिब्बत पर, देखो जो हमारा चाइना था, आज तिब्बत मैप से गायब हो गया है। चाइना के नीचे क्या पड़ता था, तिब्बत पड़ता था। तो इस तिब्बत पे क्या कर लिया, धीरे धीरे चाइना ने कब्जा कर लिया। बोलता है कि हमारे जैसे दिखते हैं, हमारा है, ठीक है। तो पूरे तिब्बत पे उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जिस चीज का भारत ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर क्या करा, विरोध करा। तो 1950 में तिब्बत पे कब्जा करा, भारत ने विरोध करा, चाइना किलस गया। बोला आप कैसे विरोध कर रहे हो भाई। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों, ठीक है, तनाव का। दूसरा 1962 में उसने बिना जाने, मतलब यहां तक कि नेहरू जी ये नारे लगाते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई। समझो इतना भाईचारा बन गया था, इतनी सारी चीजें थी। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत खतरनाक थे, उन्होंने भाप लिया था कि हम पे अटैक कर सकता है। तो 1962 में हम तैयार भी नहीं थे, बिना तैयारी के चाइना ने अटैक कर दिया, धोखेबाजी कर दी। क्योंकि चाइना बोलता है हमसे बड़ा धोखेबाज पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो वही चीज हो गई 1962 में, भारत पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, भारत पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। दोस्तों भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध, भारत कोई भी परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो उसका बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर विरोध कौन करता है, आपका चाइना। वो पूरा विरोध करने लगता है कि ऐसे नहीं, ये वो भारत परमाणु बम बना लेगा, उसको दिक्कत हो जाएगी, इस कारण परमाणु बम करता है विरोध। लेकिन अब तो हमने बना ही लिया, ठीक है। उसके बाद चीन द्वारा पाक को सहायता, यानी पाकिस्तान, पाक यानी पाकिस्तान। तो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इस कारण हम किलस जाते हैं। देखो इन 3 चीज, इससे हम किलसते हैं। इन दोनों चीजों से कौन किलस गया, चाइना। तो ये, और दलाई लामा को शरण देने में भी चाइना किलस गया था। तिब्बत के बहुत बड़े गुरु थे दोस्तों उस टाइम दलाई लामा को मारने की पूरी नीति, पूरी पॉलिसी तैयार कर रहा था चाइना, जिस कारण दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ गई और हमने उसको शरण दे दी। चाइना किलस गया कि आप हमारे इंटरनल मामले में क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। तो ये दोस्तों भारत और चाइना के तनाव के कारण है, जो कि सारे पॉइंट आपको क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। तो एक बार लाइन से आप पॉइंट देख लो, ठीक है, अच्छे तरीके से चीजें आपको। 1950 में तिब्बत पे कब्जा, ठीक है। इन 3 चीजों पे कौन खिलसा हुआ है, चाइना के। 1950 पे तिब्बत पे कब्जा कर रहा था, भारत ने विरोध कर दिया। 1962 में उन्होंने भारत पर आक्रमण करा, भारत किलस गया। भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करा, इसमें भारत किलस गया। चीन द्वारा पाकिस्तान को सहायता, इसमें भारत। और दलाई लामा को शरण दी, इसमें चाइना, ठीक है। तो भारत, बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ है भारत को। और
चाइना को भी नुकसान क्या हुआ, चाइना तो गलत कर ही रहा था दोस्तों। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ को कौन सी चीजें कमजोर बना रही है, मतलब इतना बड़ा यूरोपीय यूनियन जो पूरे यूरोप के शक्तिशाली देशों का एक यूनियन बना हुआ है, इसको क्या चीजें कमजोर बनाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आराम से एकदम देखें इसको। कभी कभी सदस्य देशों के बीच एक दूसरे के खिलाफ, कभी कभी सदस्य देश आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, कभी किसी बात पे वो खिलाफ, जैसे आप बहुत सारे पॉइंट लोगे, जैसे अमेरिका का अगर अटैक कर रहा होता है तो एक देश अमेरिका के पक्ष में चला जाएगा और एक देश अमेरिका के खिलाफ में चला जाएगा, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है क्योंकि उस देश की अमेरिका से ज़्यादा अच्छे, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस ज़्यादातर ना अमेरिका के सपोर्ट में चले जाते हैं दोस्तों। तो ये सब दिक्कतें होती रहती है, ठीक है। जैसे रक्षा नीति विदेश संबंध में, जैसे विदेशी संबंध चाइना से कैसे विदेश संबंध रखने चाहिए अमेरिका से, तो सबको एक जैसे रखने चाहिए, लेकिन कोई देश खिलाफ हो जाता है, कोई देश पक्ष में हो जाता है। दूसरा, एक संविधान बनाने का प्रयास असफल हो गया, संविधान बनाने की तैयारी कर रहे थे भाई, असफल ही हो गए। ब्रिटेन इससे अलग हो गया था, आपको मैंने बताया था, ठीक है, जब चैप्टर पढ़ा रहा था। उसके बाद डेनमार्क और स्वीडन, ये दो देश हैं यूरोप के, ये दोनों क्या हुए थे, यूरो और मास्ट्रिक्ट संधि के विरोध हो गए थे। अब देखो इसमें क्या हो गया, यूरो के विरोध में इसलिए स्वीडन चला गया क्योंकि उसको क्या हो गया था, उसको लग रहा था कि भाई हमारी जो हमारी करेंसी है, हम तो ऐसे तो डिपेंड ही हो रहे हैं, हमारी करेंसी कोई होगी नहीं, ये तो पूरे यूरोपियन यूनियन की करेंसी काम करेगी, तो इसको दिक्कत हो गया। इसने बोला आर्थिक स्वतंत्रता छिन जाएगी, उसको बनाए रखो, इसने विरोध कर दिया। प्लस में डेनमार्क ने विरोध कर दिया मास्ट्रिक्ट संधि का। अब ये क्या हुआ था, मास्ट्रिक्ट संधि आपने पढ़ी थी, इसी के थ्रू यूरोपीय संघ का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इनको लग रहा कि भाई हमारे देश की वैल्यू कम हो जाएगी, समझ रहा है, यहाँ अकेले देश को आगे बढ़ना है, देश की वैल्यू कम हो जाएगी यूरोपीय संघ बनने के बाद, उसी के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सब दिक्कत हुई, तो देश आपस में क्या करने लग गए, विरोध करने लगे। उसके बाद कई सदस्य देशों का अमेरिका गठबंधन में होना, कई सदस्य देश इसके अमेरिकी गठबंधन में थे, ठीक है, उससे दिक्कत हो रही थी। तो ये सारे दिक्कत वाले पॉइंट और ये सारी चीजें यूरोपीय संघ को कमजोर बना रही थी, क्योंकि आपस के देश ही एकता और यूनिटी के साथ नहीं मिल रहे थे, कोई कहीं भाग रहा है और कोई कहीं भाग रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन भी एकदम सेट हो गया होगा आपके दिमाग में। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, हमें फास्ट कवर करना है दोस्तों, ठीक है, एकदम समझा दूंगा अच्छे से, फिर आप पॉइंट बाय पॉइंट इसको आराम से याद कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आए तो चाइना के साथ भारत के सुधरते संबंधों की व्याख्या कीजिए। अब चाइना के साथ भारत के संबंध कैसे सुधर रहे हैं उस पर हमें डिस्कस करना है। तो दोस्तों 1988 में 1962 में वॉर हुई थी, ठीक है, उसके बाद भारत से बहुत सारे नेताओं ने, अब आप बोल सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी ने, राजीव गांधी ने बहुत बार दौरा करा चाइना का और संबंध सुधारने की कोशिश करी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी करा था, प्लस में राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी चीन का दौरा करा। 1999 में द्विपक्षीय मतलब होता है दो पक्ष, समझा, इधर से और उधर से, व्यापार 30% सालाना बढ़ गया, ठीक है, हर साल 30% क्या हो गया, व्यापार बढ़ गया 1999 के बाद। ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भारत और चाइना दोनों देशों द्वारा WTO अन्य आर्थिक संगठनों ने एक जैसी नीतियां होना। और समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत और चाइना दोनों देशों द्वारा WTO पर, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जब भी ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी होता है ना, तो आर्थिक संगठनों में एक जैसी नीतियां होना, मतलब हम सेम नीति। WTO पे भी और भी बहुत सारे आर्थिक संगठन, इकोनॉमिकल आपके ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जिसमें दोनों एक जैसी पॉलिसी क्या कर देते हैं, पेश कर देते हैं, मतलब दोनों एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि संबंध क्या हो रहे हैं, काफी ज्यादा सुधर है। पंचशील समझौता 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, 29 अप्रैल 1954, ठीक है। ये पंचशील मतलब होता है, पंच मतलब 5, शील मतलब शांति, यानी शांति के 5 समझौते हुए थे। इसमें बहुत सारी बातें रखी गई थी कि इंटरनेशनल लेवल पे हम दोनों एक साथ रहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है, व्यापार में दोनों को बराबर आपको प्रॉफिट पहुंचाएंगे। तो ये सारी बातें रखी गई थी कि इसमें पंचशील समझौते में हम आपके इंटरनल मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप हमारे इंटरफेयर मत करना। फिर भी ये पंचशील समझौता टूट जाता है। उसके बाद भारत और उसके बाद चाइना भारत पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये आंसर है कि सुधरते संबंध कैसे थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बढ़िया तरीके से। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं दोस्तों, ये इजी क्वेश्चन थे। अगला, वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान किस प्रकार प्रभावी होगा। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है, चैप्टर का नाम था सत्ता के नए केंद्र, मतलब पावर में धीरे धीरे दोस्तों नए देश आ रहे थे, जिसमें अब इसमें बात हो रही है जापान की, ठीक है। किसकी बात हो रही है, जापान की। तो दोस्तों जापान की बात हो रही थी, जापान उच्च टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, मतलब जापान के पास टॉप की टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो आपका G8 का भी दोस्तों मेंबर है, ठीक है, G8 में भी शामिल है। उसके बाद अब तो ये G7 हो गया, G7। यूएनओ के बजट में तीसरा स्थान है दोस्तों, यूएनओ के बजट में तीसरे स्थान पे सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है, आपका जापान, ठीक है। विवाद सुलझाने में बल का प्रयोग धमकी देने से ज्यादा ये सोचता है कि लोकतांत्रिक तरीके से डिसीजन हो, शांतिपूर्ण तरीके से। ये नहीं चाहता कि मैं धमकी दूं, बल के प्रयोग। दोस्तों ये तब से शांत हो गया जब इस पे हमला हुआ था, कौन सा आपका, ठीक है, अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का जो हमला होता है, तब से एकदम जापान ना शांत हो गया है। और जापान की आर्मी, पता है आपको, जापान की जो आर्मी है वो अमेरिका की आर्मी है, वही कंट्रोल करती है जापान को। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। अब एकदम जापान अब ऐसा हो गया कि एकदम शांति के तरीके, कोई इतना झेल लिया ना परमाणु बम को, ये शांति चाहता है, ये पूरे विश्व में शांति की बात करता है, शांति लाना चाहता है, इसलिए अपने देश में हुई। सैन्य खर्चे में 1% करता है, परंतु विश्व में फिर भी इसकी सेना 8वें नंबर पर स्थान करती है दोस्तों। और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है कौन, आपका जापान, ठीक है। इंडिया आगे निकल
गया, जापान पीछे हो गया, 5वें नंबर पे हो गया। तो ये जापान के कुछ पॉइंट है, जब जापान के ऊपर विशेषता है, जापान की कोई भी टॉपिक आता है, जापान के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो ये पॉइंट्स आपको उसमें लिखने हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया जापान की क्या क्या चीज़ें, आराम से आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। मतलब चीनी अर्थव्यवस्था जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी थी, इसमें कुछ पक्ष में बातें रखनी है, कुछ विपक्ष में। चीनी अर्थव्यवस्था के कुछ बहुत सारे, लगभग ज़्यादा तो बेनिफिट हुए हैं और कुछ नुकसान भी हुए हैं, तो वो आराम से समझना। पक्ष क्या है, खुले द्वार की नीति को अपनाया, सबको बोला आ जाओ आ जाओ, अब चाइना के अंदर आ जाओ, जो कंपनी खोलनी है खोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ जमीन उमीन जो चाहिए हम देंगे, 24 घंटे के अंदर आपको मजदूर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, 24 घंटे में जमीन भी प्रोवाइड कर देंगे, मजदूर अगर अच्छे से काम करे तो सैलरी देना, नहीं कम सैलरी देना, सारी चीज़ें कर दी, खुले द्वार की नीति अपना दी, सारी कंपनियां चाइना के अंदर आने लगी और चाइना क्या होने लग गया दोस्तों, उत्थान यानी चाइना विकसित होने लग गया, पहला पॉइंट। दूसरा, कृषि और उद्योग का निजीकरण कर दिया, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, कृषि एग्रीकल्चर प्राइवेट कर दी। देखो कल भी मैं यही बात बोला था, जितनी चीज़ें प्राइवेट होती जाएगी ना, उतनी चीज़ें उठती जाएगी। आप देखो कोई भी चीज़ प्राइवेट इंडिया के अंदर वो सुपर ही है, जो भी प्राइवेट उठा लो आप, लेकिन जितनी गवर्नमेंट है बहुत सारी खराब है, मेजोरिटी गवर्नमेंट सेक्टर तुम देख सकते हो खराब है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एकदम ओके। तो इन्हें क्या करा, एग्रीकल्चर और उद्योग, उस टाइम पे एग्रीकल्चर और आपके बहुत सारे उद्योग यानी बहुत सारी फैक्ट्री को इसने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। इससे इसको बहुत ज़्यादा क्या हुआ दोस्तों, बेनिफिट। वीडियो बन रही है ना, हाँ। उसके बाद कृषि, सेना और विज्ञान, यानी एग्रीकल्चर के अंदर, आर्मी के अंदर और साइंस के अंदर और टेक्नोलॉजी में आधुनिकरण लेके आया, मॉडर्न तरीके से चीज़ें इन्होंने स्टार्ट करी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे आर्मी हो, चाहे साइंस हो, चीज़ें अब ये मॉडर्न करने लगे, सारी चीज़ों को, ठीक है, इसने मॉडर्न तरीके से स्टार्ट कर दी। उसके बाद विपक्ष में अगर कुछ बात करें तो सुधार का लाभ सभी वर्गों को नहीं हुआ। मतलब अगर बोलो, अगर वर्ग की बात करें तो अमीर गरीब सब आ जाते, तो इसमें गरीबों को उतना फायदा नहीं हुआ, महिलाओं को उतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, ठीक है। प्लस में बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई, चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हुई तो दोस्तों, ठीक है, थोड़ा बहुत रोजगारी बढ़ा, लेकिन बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई, बेरोजगारी, क्योंकि आप देखो जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत सरकार भी हेल्प करती है, जैसे मनरेगा वगैरह स्कीम निकाल के सरकार हेल्प करती है, तो ऐसी वहाँ उस टाइम पे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हुई, भ्रष्टाचार में वृद्धि, मतलब करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो ये सारी दिक्कतें भी देखने को मिली उस टाइम पे आपके चाइना के अंदर। तो हमेशा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ पक्ष और विपक्ष। तो यहाँ पक्ष पॉइंट भी देखने को मिल गया और आपको विपक्ष पॉइंट भी देखने को मिल गया, तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ आई होगी। अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर आपका पांचवा, मार्शल योजना क्या थी दोस्तों। मार्शल योजना आप लोगों को पता है, जिसने चैप्टर पढ़ा अच्छे से पता होगा। 1945 के बाद यूरोपीय देशों में मेल मिलाप, ठीक है। 1945 के बाद क्या हो गया, जो यूरोपीय देश थे उनमें मिलाप और अमेरिका द्वारा शीत युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन। देखो अर्थव्यवस्था पहले भी थी यूरोपीय संघ की, लेकिन बहुत तरीके से सुधार करने की हेल्प करी किसने, आपके अमेरिका ने। तो इसी को मार्शल योजना, मतलब यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था को सुधारने में जो अमेरिका ने हेल्प करी, उसी को क्या बोल दिया, मार्शल योजना, ठीक है। उसके बाद हम आ जाए अब आसियान पे। तो आसियान के संस्थापक देशों का नाम बताइए। तो दोस्तों आसियान के 5 संस्थापक देश है, आप ट्रिक से याद कर सकते हो। तुम आईपीएस, देखिए व्हाट्सएप पे लिखते ना, तुम आईपीएस, यू को हटा दो, तुम आईपीएस। टी से हो जाएगा थाईलैंड, एम से हो जाएगा मलेशिया, आई से हो जाएगा इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस और एस से आपका हो जाएगा सिंगापुर। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो, तुम आईपीएस। तो बताओ टी से क्या हो जाएगा, थाईलैंड, एम से क्या हो जाएगा, मलेशिया, आई से क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, पी से क्या हो जाएगा, फिलीपींस और एस से आपका क्या हो जाएगा, सिंगापुर, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा के जल्दी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आपका कल ही एग्जाम है, तो आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से गुजर जाओ, इसलिए मैं चीज़ें थोड़ी फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको एक एक चीज़ समझ आएगी, चीज़ें क्लियर होगी, बस अब बैठ के अब जिसका जो माइंड होगा उस हिसाब से वो चीज़ों को क्या कर लेना, एकदम क्लियर कर लेना, ठीक है। क्लियर मीन्स याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें एकदम समझ आ जाएगी एकदम बढ़िया तरीके से। उसके बाद आसियान के 3 स्तंभ की बात करें दोस्तों, 3 पिलर्स की बात कर रहे हैं, तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है आसियान के, जिसमें एक सुरक्षा समुदाय आ जाएगा, आर्थिक। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ समझना, ये सामाजिक और सांस्कृतिक आसियान के स्तंभ है। आसियान को आपको पहले ही बताया ना, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यानी यहाँ साउथ की बात हो रही है और ईस्ट की बात हो रही है। तो जैसे मान लो ये पूरा वर्ल्ड है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले ईस्ट की बात हो रही है और साउथ, मतलब इस वाले देशों की बात हो रही है। इन देशों का संगठन कौन है, आसियान, ठीक है। तो यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक एक स्तंभ बनाया गया। तो ये स्तंभ क्या करेगा, ये इन आसियान देशों के सोशल को आगे बढ़ाएगा, कल्चर को आगे बढ़ाएगा। नॉर्मल सी बात है, नाम पे जाओ सीधा, इसी के नाम के बेस पे आपको आंसर लिखना है, सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों को आगे बढ़ाएगा। आर्थिक वाला बंदा क्या करेगा, बताओ क्या करेगा, साझा व्यापार करने की कोशिश करेगा, मतलब सब ये आसियान देश आपस में मिलकर व्यापार करें, ठीक है। आपस में मिलकर व्यापार करेंगे तो टैक्स वगैरह को कम रखें, ठीक है। कोई आर्थिक चीज़ों पर लड़ाई हो जाएगी तो सब मिलकर सॉल्व करेंगे। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, में शॉर्ट पॉइंट है, इसको आपको बड़ा चढ़ा के लॉन्ग पॉइंट में लिखना है, ठीक है। सुरक्षा समुदाय में क्या करेगा, कभी भी लड़ाई हो जाएगी तो उसको सुलझाएगा, विवादों को सुलझाएगा, तो ये सुरक्षा समुदाय ही काम करेगा। तो आसियान के 3 स्तंभ क्लियर हो गए, नाम पे जाके उस पर खेलना है, ठीक है। जो नाम है उस हिसाब के क्या है उसके काम। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आसियान विजन 2020 क्या था। देखो आसियान विजन दोस्तों 2020 आपको पता है 2020 इसके लक्ष्यों की सूची, मतलब इसने कुछ, जैसे हमारा आपका भी विजन है,
कुछ विजन होगा कि इस टाइम मुझे 2025 मान लो 2030 में ये कर देना, 2035 में ये कर देना है। तो आसियान के भी अपने कुछ विजन थे कि 2020 में ना मेरे को ये कर देना है, तो इसने अपने कुछ टारगेट्स बनाए, कुछ लक्ष्य बनाए। वो लक्ष्य की जो लिस्ट है उसी को हम बोलते हैं आसियान सूची, ठीक है। उसमें इसने आपसी विवादों से बातचीत से सुलझाए कि जो भी आपसी विवाद होंगे, जो भी बातचीत से उससे हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, मतलब जो भी विवादों को बातचीत से सुलझाएंगे और हम धीरे धीरे क्या करेंगे 2020 तक एकदम विकास कर लेंगे, मतलब धीरे धीरे नहीं, तेज रफ्तार से विकास करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आसियान शैली क्या है। आसियान शैली दोस्तों, आसियान के विकास करने के तरीकों को भी बोला गया है आसियान शैली, मतलब आसियान का विकास करने का तरीका। जैसे आसियान चाहता है कि हम तेज विकसित हो। देखो इन तीनों के उद्देश्य ने, जैसे मान लो आसियान का उद्देश्य आ जाए, आपका यूरोपीय संघ का उद्देश्य आ जाए, इन क्या क्यों बनाया गया संगठन? सभी देशों का विकास हो इसलिए बनाया गया है, ठीक है। नॉर्मल तो यही है, सभी देशों का विकास हो इसलिए बनाया गया, पूरे सभी देश, उस संगठन के सभी देश आगे बढ़े और तेज विकास हो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें, मेन पॉइंट यही है। तो ये मेन पॉइंट आप सब में लिख सकते हो, सहयोग और मेल मिलाप से विकास करना, मतलब एक सहयोग बना के सब में मेल मिलाप से विकास करेंगे। तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन बना, मतलब सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन बना। आसियान के विकास करने के तरीके को आसियान शैली बोला गया है। तो ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और आसियान के संबंध क्या थे दोस्तों। तो भारत आसियान के संबंध शुरुआत में क्या थे दोस्तों? शुरुआत में तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया भारत ने, नकली समझ रहा था इनको, तो शुरुआत में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे भारत को लगा कि आसियान आगे बढ़ सकता है, एक अच्छा संगठन है। धीरे धीरे भारत ने उस पर ध्यान देना स्टार्ट करा, व्यापार की बात रखने लग गया, बहुत सारी बातें लग गया, पूर्व चलो नीति बोलने लग गया, ठीक है। पूर्व चलो, पूर्व की साइड ही तो है, ईस्ट साइड तो वहीं चलने की बात करने लग गया। उसके बाद इसके दो देशों से इसके व्यापारिक संबंध बनना स्टार्ट कर दिए। तो वही सब चीज़ें लिखी हुई है कि बाद में संबंध सुधारने की कोशिश, व्यापार बढ़ाया। 1991 पूर्व चलो नीति अपनाई, ठीक है। सिंगापुर और थाईलैंड, दो सिंगापुर आपका थाईलैंड, इन दोनों से ये क्या करने लग गया, व्यापार के समझौते करने लगे, मुक्त व्यापार के। आप हमारे यहाँ व्यापार करो, हम आपके यहाँ व्यापार करेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें करने लग गया कौन? भारत। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लगा लेना एकदम अच्छे तरीके से। अब अगले क्वेश्चन पे चले हम, यूरोपीय संघ के उद्देश्य। तो देखो उद्देश्य जब भी मैं पूछ रहा हूँ उद्देश्य की बात है तो सब देखो, आपसी सहयोग बनाना उद्देश्य क्या है कि आपसी देशों के बीच एक सभी एक दूसरे को कॉपरेट करें, समान विदेश नीति, सबकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। ऊपर से आर्थिक विकास करना, ये सब में आएगा आर्थिक विकास। यार उद्देश्य किसी संगठन को बनाया गया तो आर्थिक विकास नहीं करेंगे, तो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है, आर्थिक विकास करना। ज़्यादातर संगठन, अभी देखो अगर यूरोपीय संघ की मदद नहीं करता कौन? अमेरिका, उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन ही फेल हो जाता। तो संगठन अगर आपको बचाए रखना है, आगे बढ़ा के रखना है, तो एकदम इकोनॉमी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया, अच्छा मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूँ, इंडिया के संगठन फेल क्यों हो गए? इंडिया दक्षेश में था, फेल हो गया, यानी शार्क में था, साफ्टा में था, दोनों फेल हो गए। अगर इसमें से कोई आंसर मेरे को बता देगा कि इसमें क्यों फेल हुए, तो मैं आपको मान जाऊँगा। इसका आंसर जरूर आप कमेंट करें कि आपका शार्क उठा लो, साफ्टा उठा लो, दोनों के दोनों क्या हो गए, फेल हो गए। ऐसा क्यों? बाकी मैं आंसर बताऊंगा आपको, पहले आप ये आंसर सोचो उस क्वेश्चन तक आने तक। यूरोपीय संघ की विशेषता अगर पूछ ली जाए, मान लो विशेषता पे क्वेश्चन आ गया, तो विशेषता तीन तरीके से बताना है। मैं संगठन के रूप में कैसे है, ठीक है, आर्थिक रूप में कैसे और सांस्कृतिक, ये दोनों बहुत आसान है, आराम से देखो। सबसे पहले आ जाओ सांस्कृतिक। सांस्कृतिक रूप में कैसा है, तो सांस्कृतिक नहीं, सैन्य दोस्तों, सांस्कृतिक गलत देख दिया, इसमें क्या हो जाएगा, सैन्य। सैन्य यानी आर्मी रूप में कैसा है, तो अगर सैन्य की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी सेना है इसके पास, ठीक है। दोनों सदस्यों के पास, इसके दो सदस्य कौन कौन? आपका एफ बी से याद रखना, एफ बी पहले चलता था एफ बी, तो एफ से याद रखना फ्रांस और बी से याद रखना ब्रिटेन। एफ बी फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों सदस्य के पास परमाणु हथियार है, ठीक है। प्लस में फ्रांस और ब्रिटेन के पास वीटो पावर है। तो सांस्कृतिक रूप में देखो इसकी विशेषता कितनी अच्छी। आर्थिक रूप में आ जाओ, 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, यूरो डॉलर पे खतरा बन गया था, इसका इतना तगड़ा व्यापार हो रहा था कि डॉलर डगमगा गया था। लेकिन दोस्तों बातों में फर्क है, बात में क्या फर्क है, डॉलर अमेरिका का, समझो क्या बोल रहा हूं मैं, अमेरिका जो है वो अकेला और ये यूरोपीय संघ कितने सारे देश है वो अकेले से भिड़ रहे हैं, तो अंतर पता ही है आपको, ठीक है। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा, विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा कर रहा था अमेरिका अकेला, और ये बहुत सारे देश मिलके, समझो। संगठन में विशाल राष्ट्र राज्य, एक बहुत बड़ा, समझ, बहुत बड़ा, बहुत सारी चीज़ों से मिलके, बहुत सारे देशों से तो मिलके बनाया है यूरोपीय संघ। तो एक विशाल राष्ट्र राज्य, बहुत बड़ा, अपना झंडा, अपना गान, अपना स्थापना दिवस 9 मई, और अपनी मुद्रा इसके पास यूरो, तो सारी चीज़ें अपनी है। तो ये विशेषता आप लिख देना अगर विशेषता का क्वेश्चन आता है कि सैन्य विशेषता में कैसे है, और आर्थिक और संगठन, ठीक है। तो यहाँ पे भी चीज़ें क्लियर हो गई, आसान चीज़ है दोस्तों, एकदम आराम से, इसलिए हम जल्दी पढ़ दें। अब ये 2 क्वेश्चन मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। सबसे पहले यूरोपीय संघ का झंडा पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। यूरोपीय संघ के झंडे के बारे में पढ़ के जाना, और आसियान के दोनों के झंडे पढ़ के जाना, एक आधे के झंडे का क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये झंडे आप लोग पढ़ के जाओगे तो हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 5 पे, ठीक है। मैं देखूँ एकदम वीडियो बन रही है अच्छे से, पानी पी लूँ थोड़ा सा, हाँ।
आ जाओ क्वेश्चन। चीन की अर्थव्यवस्था, नहीं एक आध क्वेश्चन और है। चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के प्रमुख कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। मतलब दोस्तों चीन का अर्थव्यवस्था का उत्थान यानी चीन की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ी, शुरुआत में क्या था। आप देखो हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ था, आज देखो चाइना कितने आगे। तो कैसे उत्थान हुआ, कैसे क्या दिमाग लगाया वहाँ की सरकार ने, क्या करा। तो शुरुआत में चाइना की सरकार ने क्या करा, अपने को एकांतवास में ले लिया, एक नीति बना ली कि पूरी दुनिया से कट गया था चाइना। धीरे 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 उसने उसके बाद दोस्तों बदलाव स्टार्ट करा, अर्थव्यवस्था में खतरनाक वाला बदलाव करा। उसने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाए। 1972, अब सोचो ये आज़ाद हुआ था 1949, संबंध बनाया 1972। 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि उद्योग, अब देखो मेन चीज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट होता है एक देश का, उद्योग यानी फैक्ट्रीज वगैरह इंपॉर्टेंट होती है, सेना इंपॉर्टेंट होती है, और टेक्नोलॉजी, इन चारों चीज़ों के विकास का प्रस्ताव रखा कि अब हमें इन चारों चीज़ों पर लगना है, इन चारों चीज़ों विकास करना है। देखो क्या क्या पकड़ लिया, एग्रीकल्चर पकड़ लिया कि पूरा मीटर खींच के अब खाना उन्हें को मिलेगा, दबा के एकदम ओके रहेगा। उद्योग पकड़ लिया, फैक्ट्रीज वगैरह पकड़ ली, आर्मी पकड़ लिया, आर्मी की ग्रोथ करने की, युद्ध हो तो कोई दिक्कत ना हो, टेक्नोलॉजी पकड़ ली। 4 मेन चीज़ों का प्रस्ताव रख दिया किसने, चाउ एन लाई ने 1973 में। 1978 में देंग श्याओपिंग ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने खुले दौर की नीति को अपनाया कि आओ अब आराम से जो करना है इंडिया के चाइना के अंदर, इंडिया में बोल रहा हूँ, चाइना के अंदर आप आराम से फैक्ट्रीज वगैरह डाले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सबको एकदम वेलकम कर दिया, खतरनाक वाला। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया, 1988 में उद्योग, मतलब 1982 में कृषि को क्या कर दिया इसने, निजी प्राइवेटाइजेशन, और उद्योगों को भी कर दिया प्राइवेटाइजेशन। इतना खतरनाक तरीके से फिर इसका विकास होना स्टार्ट हुआ। 2001 में WTO में शामिल हुआ, 2001 में जाके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ। आज आप देख सकते हो चाइना कितना आगे। ये सारे पॉइंट दिखा रहा है कि ये सारे पॉइंट के बाद एंड में चाइना का खतरनाक वाला क्या हुआ, उत्थान हुआ, यानी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इसके कुछ पक्ष पॉइंट भी हमने पढ़ लिए थे और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी पढ़ लिए थे, तो दोनों पक्षों का आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और वैसे भी। ये सारे पॉइंट आपको ऐसे नहीं लिखने, सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन करके लिखने हैं। वो कैसे, वो मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि कैसे आपको वे ऑफ राइटिंग रखनी है, ठीक है। मैं वे ऑफ राइटिंग में डिस्कस नहीं करना, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ये आपने लगा लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना करके जाओ बस इस चैप्टर से, ठीक है, इतना ही करके जाना है। अब मैं एक PDF, अगली वाली PDF भी खोल देता हूँ दोस्तों, एक बार देख लो कितना मैंने पढ़ा दिया है। चलो दोस्तों, 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, दक्षिण एशिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दक्षिण एशिया के देशों की समस्या क्या है। दोस्तों दक्षिण एशिया पहले समझना, मैं दक्षिण एशिया देश कौन से बोल रहा हूँ। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दक्षिण एशिया देश कौन सा है। जैसे मान लो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एशिया एक कॉन्टिनेंट है। एशिया के दक्षिण वाले इलाके की बात कर रहा है, यानी भारत से नीचे भारत हो गया, आपका भूटान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, आपका पाकिस्तान हो गया, आपका अफगानिस्तान हो गया, ये सारे दक्षिण एशिया की। इसका मतलब हमें पूरे वर्ल्ड में आपका एशिया के दक्षिण वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ दक्षिण एशिया की ये बात हो रही है। तो दक्षिण एशिया के देशों की समस्या क्या है, मतलब दक्षिण एशिया के देशों क्या आपको भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब देशों की क्या समस्या लगती है। तो इन देशों में आपने देखा होगा बाउंड्रीज की लड़ाई सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद नदी जल बंटवारा, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी से बांग्लादेश और भारत की लड़ाई होती रहती है कि हमारा है, ये हमारा ही, लड़ाई नहीं खत्म होती। विद्रोह, आप देखोगे विद्रोह, नेपाल में कितना खतरनाक विद्रोह हुआ था, राजा के विरुद्ध जनता ने कितना खतरनाक विद्रोह करा था। तो विद्रोह वगैरह होते रहते, विद्रोह को रिवॉल्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, रिवॉल्ट वगैरह होते रहते हैं। प्लस में जातीय संघर्ष, इतना ज़्यादा इथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है जाति को लेके। सिंगली, आप तमिल, आपने 10th में पढ़ा होगा पावर शेयरिंग चैप्टर में कि सिंगली तमिल्स को लेके कितनी खतरनाक वाली लड़ाई होती है, ठीक है। खराब आर्थिक स्थिति, इनकी इकोनॉमिकल स्थिति इतनी ज़्यादा खतरनाक है सभी देशों की। आप एक देश, मैंने 7 देश बताए, एक बताना इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खतरनाक है, एकदम चाइना को पीछे छोड़ दिया, ये वो नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों में फंसा हुआ इसी कारण तो नहीं है। धीरे धीरे उस क्वेश्चन पे आने वाला हूं मैं, जो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था। क्या पूछा था कि भारत अगर जो दक्षिण एशिया या फिर एशिया के देशों का जो भी अगर ग्रुप बन रहा है तो वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा, फेल क्यों हो रहा है हमेशा। ब्रिक्स उठा लो आप, ब्रिक्स भी उतना थोड़ी पहुंच गया है। आप दक्षिण सार्क उठा लो, आप साफ्टा उठा लो, सब फेल हो रहे हैं। क्या कारण है, क्यों यूरोपीय संघ क्यों सफल हो रहा है, अमेरिका का बनाया संगठन सब सफल क्यों हो रहे हैं, नाटो देखो, ये देखो, सफल ही हो रहे हैं। इनमें ऐसी क्या दिक्कत हो रही है, तो ये मैं पूछूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, दक्षिण एशिया देशों की समस्या है। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन है पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो रहा। यही सब डिस्कशन होगा तो कहाँ से चीज होगी। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्टैब्लिश क्यों नहीं हो पा रहा है, डेमोक्रेसी क्यों स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है आपके पाकिस्तान के अंदर। तो बहुत सारे कारण है, वहाँ के धर्मगुरु हो गए, आर्मी हो गई, भूस्वामी उनको बोलते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, इन सबका वहाँ ज्यादा दबदबा है, सरकार से ज्यादा दबदबा इनका है। तो ये कभी चाहते ही नहीं वहाँ सरकार, ये चाहते अपने हिसाब से चीजें चले। तो सेना वगैरह को अध्यक्ष बना के रखते हैं, वो इनकी सुन के रखता है, ठीक है। भारत के नाम पर डराते रहते हैं कि भाई जब युद्ध होगा तो ये नेता थोड़ी लड़ने जाएगा, सेना लड़ने जाएगी। तो सेना अपना शासन करती रहती है भारत के नाम पे, डरा डरा के। और उठा लो आप, अंतरराष्ट्रीय समर्थन ना मिलना, इंटरनेशनल लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं करता है पाकिस्तान में। क्या है उसका बहुत बड़ा कारण है, इंटरनेशनल लेवल पे यूएनओ को एकदम चला कौन रहा है, एकदम शैडो है अमेरिका उसकी।
तो अमेरिका अपने अनुसार, अमेरिका चाहता है वहाँ से आतंकवादी मिले, इधर बम फुटवा उधर बम फुटवा, इनको पैसे देके तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। भ्रष्ट राजनीतिक दल है, वहाँ जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, करप्शन है, बड़े बड़े देशों से फंडिंग आती है, चलने देती है, ऐसे हिसाब से चल रहा, कोई आवाज़ ही नहीं उठाता, और जो आवाज़ उठाता है फिर वो मरता है। अन्य देशों द्वारा सैन्य शासन का समर्थन, काफ़ी सारे ऐसे अन्य देश, यहाँ पे विकसित देश लिख लो, डेवलप्ड देश, वो सपोर्ट करते हैं वहाँ सैन्य शासन रहे, क्योंकि उनको फायदा है उससे। कोई देश ज़्यादा उछलेगा, पड़वा दिए, बम पड़वा दिया, वो अटैक करवा दिया, ऐसे। अभी क्या कर रहा है चाइना? चाइना यही तो कर रहा है, इंडिया पे ऐसे ही तो कंट्रोल करता है, और क्या है। ज़्यादातर संगठनों द्वारा सैन्य शासन का समर्थन, ज़्यादा जो भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वो सैन्य यानी जो भी आर्मी वहाँ पे चल रही है उसको सपोर्ट करती है दबा के। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान को दोस्तों लोकतंत्र स्थापित नहीं होने देते, ये सारे पॉइंट यही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर चर्चा करें। श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उस पर डिस्कशन करना है। तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा कारण है, वहाँ पे आपको पता है दो है, एक है सिंगली जो वहाँ के मूल निवासी है, और दूसरे हैं आपके तमिल, जो आधे वहाँ के, जैसे अगर वो 18% तमिल है तो 5% इंडिया के, 13% तमिल वहीं के। अब समझो ये तमिल जो है 5% यहाँ के, 13% वहीं के। सिंगली लोग ज़्यादा, वो 74% के आसपास है, वो पूरा दबदबा करते हैं वहाँ पे। तो यही तो दिक्कत है, तमिल इसी से खिलसते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में आप घुस रहे हो तमिल, ठीक है। लैंग्वेज आप अपनी ऊपर रख लोगे भाई, सिंगली लैंग्वेज ऊपर रहेगी, वो टॉप पे रहेगी, वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, उसी में सारे काम होंगे। उसको मतलब तमिल लोगों को जीरो अधिकार प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे अधिकार अपने पास रख रहे हैं। इसी चीज़ की लड़ाई लड़ते हैं तमिल। तमिल बोलते हैं ऐसे नहीं चलेगा, हम बनाएंगे लिट्टे। उन्होंने बना लिया अपने लिट्टे। क्या बना लिया? लिट्टे। लिट्टे की फुल फॉर्म है दोस्तों लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम। क्या है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम। इन्होंने अपनी पूरी संगठन बनाया, इन्होंने मारना स्टार्ट करा, इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया श्रीलंका वालों ने, गलत है, ये है, वो है, पूरा हल्ला हो गया खतरनाक वाला। इन्होंने हालत खराब कर दी, सिंगली वालों को क्रूरता की तरह मारना स्टार्ट कर दिया, सब कर दिया। इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, समझ रहा है। इंडिया भी, अब छोड़ो बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहता, इतना हल्का सा ध्यान रखो, फिर वो पॉलिटिक्स से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लिट्टे को धीरे धीरे, अब देखो लिट्टे को बनाने में, पनपने में भी इंडिया का थोड़ा बहुत रोल था, और लिट्टे को ख़त्म करने में भी इंडिया का ही रोल है। अब श्रीलंका वालों को लग गया भाई कि लिट्टे तो हावी हो जाएगा, सिंगलियों को खत्म कर दिया, क्योंकि बहुत एकदम इसने कर दिया था एकदम। इसका हेड था उस टाइम प्रभाकरण, क्या नाम था? प्रभाकरण ने हालत ख़राब कर दी थी इनकी। अब ये लिट्टे, अब प्रभाकरण को मारना इंपॉर्टेंट पड़ गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया दोस्तों, इंडिया ने इंटरफेयर स्टार्ट कर दिया। इंडिया ने बोला कि तमिल लोग, भारतीय तमिलों ने बोला कि वहाँ के तमिलों के साथ इतना बुरा हुआ, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो फिर भाई इंडिया के तमिल के दबाव में आके भारतीय सेना ने 1987 में भारतीय सरकार ने भारतीय सेना को वहाँ भेजा। वो लिट्टे के संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट में और फंस गई। श्रीलंका ने और बोल दिया कि देखो हमारे इंटरनल मामले में कैसा इंटरफेयर कर रहा है इंडिया। तो 1989 में उनको अपनी सेना क्या बुलानी पड़ गई? वापस बुलानी पड़ गई। तो सारे पॉइंट वही है, आप आराम से देख सकते हो दोस्तों, एक एक पॉइंट को आराम से देख लेना, आराम से नोटिस कर लेना। उसके बाद लिट्टे की डिमांड यही थी कि एक वो लाइट्स कर दो या फिर नॉर्थ ईस्ट पार्ट को अलग कर दो, ठीक है। ये सारी डिमांड करी थी किसने? लिट्टे ने। फिर अब धीरे धीरे लिट्टे का सफाया हो गया, अब सामान्य अधिकार की मांग करते हैं नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए। श्रीलंका संघर्ष में भारत का इंटरफेयर, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ कैसे भारत का इंटरफेयर था, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच संघर्ष और सहयोग। तो भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत सारे सहयोग और बहुत सारे दोस्तों संघर्ष भी है। तो सबसे पहले हम विवादों में बात कर लेते हैं, क्या विवाद है। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है हजारों बंगालियों का अवैध रूप से, आप देखते हो काफ़ी सारे बांग्लादेशी अवैध रूप से इंडिया में, इलीगल रूप से इंडिया में क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। तो ये गलत है। आप देखो कितने सारे 1971 में भी घुसे थे, और फिर अभी भी इलीगल रूप से वो इंडिया के अंदर एंट्री करते रहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर इनमें भी संघर्ष होता रहता है। नेचुरल गैस इसके पास बहुत सारी है, फिर भी निर्यात नहीं करता है, मतलब एक्सपोर्ट नहीं करता है। इसके पास गैस है, हम मांगते हैं, लेकिन ये क्या कर देता है? मना कर देता है। पूर्व में जाने का हमें रास्ता नहीं देता है, ईस्ट साइड जाने का, ठीक है। और ये भी, ये तो नाप तोल के चाइना की गोद में खेलता है, देखता है कौन भारी है, हम उसी के साथ है, पल्ला किसका भारी है। सहयोग अच्छे हैं, आर्थिक संबंध अच्छे हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है। पूर्व चलो नीति का दोनों हिस्सा है। उसके बाद आपदा प्रबंधन, मतलब कोई भी आपदा आ जाती है, प्रबंधन मैनेजमेंट की बात हो रही है। कभी आपदा आ जाती है तो इंडिया बांग्लादेश की मदद करता है, कभी वहाँ आपदा ज़्यादा इंडिया ही मदद करता है, ठीक है। पर्यावरण मुद्दों पे भी एक दूसरे का सहयोग रहते हैं, जो इंडिया स्टैंड रख देता है वो बांग्लादेश भी स्टैंड रख देता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखता है, छोटे मोटे मामलों में हमारा पूरा दबा के सपोर्ट करता है एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये कुछ विवाद और कुछ सहयोग है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। बहुत लंबी वीडियो ना बन जाए, इसलिए मैं एकदम अच्छे से समझा दे रहा हूँ, फिर आपको आराम से एक पॉइंट दिमाग में इसको बिठा लेना है, ठीक है। बाकी अगर पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सबसे गुजार दूँ मैं ये चाह रहा हूँ कम टाइम में, ठीक है। इसलिए मैं अच्छे से बस जल्दी आपको समझा दे रहा हूँ सारी चीज़ें।
क्योंकि टाइम भी ज़्यादा है, अभी आपके पास 24 घंटे का टाइम है, तो फटाफट आपको भी समझना है। शार्क की फुल फॉर्म, तो शार्क की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, वही लिखा होगा वहाँ पे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन मतलब साउथ एशिया के देशों की बात हो रही है, इन्हीं देशों की बात हो रही है, इन्हीं का बना हुआ शार्क। 1985 में बना था काठमांडू में। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में। अब देखो इसका उद्देश्य भी वही है, इसमें सदस्य वही भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। जिन देशों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो सारे देश, मतलब साउथ एशिया के सारे देश की इसमें डिस्कशन कर रखा है, चाइना को छोड़ के। उसके बाद उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है, तो मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना, ठीक है, मुक्त व्यापार करना सबसे। उसके बाद शांति और सहयोग कायम करना, एक शांति पीसफुली और सब एक दूसरे को कोऑपरेट करे, लेकिन असफल रहा। क्यों, तो देशों के बीच वाद विवाद बहुत ज़्यादा होता है भाई, देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा है, ठीक है, एकता का ना होना, एक यूनिटी नहीं है, विवादों का समाधान ना निकलना, ठीक है, कोई विवाद होता है उसका समाधान नहीं। क्यों, समझो ये पाकिस्तान जो है ना, इसमें पाकिस्तान भी है, चाइना इसको दबा के जो बोलता है वो करता रहता है। प्लस में अब देखो मैं बहुत बड़ा कारण बता रहा हूँ कि क्यों ये सब असफल है। इनमें कौन लीड कर रहा है, कोई लीडर ही नहीं है। अमेरिका कोई संगठन बनाता है, वहाँ अमेरिका लीड कर लेता है, यूरोपीय संघ बन रहा है, वहाँ कोई ना कोई लीड कर लेता है, लेकिन यहाँ कोई संगठन बना, कोई लीडर ही नहीं है, इसलिए ये भी सफल हो गया, अगला पढ़ेंगे वो भी सफल हो जाएगा, और जो बनेगा वो सफल हो जाएगा जब तक कोई एक अच्छा और एक ताकतवर और एक दूरदर्शी लीडर नहीं मिलेगा। दूरदर्शी लीडर मिल जाए, ताकतवर लीडर मिल जाए, देखो कैसे सारे साउथ एशिया को, एशिया के देशों में जितना दम है ना, जितने खतरनाक देश है, क्योंकि ये बहुत जल्द जल्द डेवलप हुए हैं। आप चाइना को उठा लो, किसी को भी उठा लो, एशिया के देश बहुत खतरनाक है, रशिया भी उसी में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या कोई लीडर ही नहीं मिल रहा है। तो लीडर मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूरदर्शी लीडर मिले, ताकतवर लीडर मिले, दूर की सोच वाला लीडर मिले दोस्तों, ठीक है। तो इसी कारण शार्क से क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर साफ्टा की बात करें, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, मतलब ये ट्रेड के लिए बनाया गया था, 2006 में बना था। उद्देश्य वही है, आपसी व्यापार हो तो सीमा शुल्क, जो बाउंड्री का टैक्स लगता है ना, उस टैक्स को कम करने की बात करते हैं। कम से कम टैक्स लगाना है आपसी देशों में, ये नहीं बाहर के, जो इसमें देश शामिल है आपसी देशों में। स्थिति है भी असफल हो गया दोस्तों, दोनों असफल रहेगा जब तक कोई खतरनाक लीडर नहीं मिलेगा। भारत और भूटान के संबंध की बात करें तो बहुत अच्छे दोस्तों, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण है कि भारत के जितने भी विरोधी है, उग्रवादी हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, जिनका भारत विरोध करता है, वो सबको भूटान ने सफाया कर दिया वहाँ से। और भूटान की हम इतनी हेल्प करते हैं, चाहे आर्थिक मदद हो, वहाँ पनबिजली योजना चल रही थी दोस्तों, उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मतलब भूटान में जो भी दिक्कत आती है उसकी हम हेल्प करते हैं। वो मालदीव भी हो, भूटान, जितने छोटे देश हैं हम उनकी काफ़ी हेल्प करते हैं। हेल्प करने में इंडिया हमेशा सबसे दोस्तों आगे रहता है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। टर्की में भूकंप आता है, इंडिया पहले भागता है, जितनी भी चीज़ हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान इतनी दिक्कत फैलाता है, फिर भी हेल्प करने में इंडिया आगे। भारत और मालदीव के संबंध तो 1988 में श्रीलंका के सैनिकों का हमला हो गया था, श्रीलंका के सैनिकों ने हमला कर दिया था किस पे, मालदीव पे। फिर मालदीव ने इंडिया से मदद मांगी, इंडिया ने उसको मदद दी। आर्थिक संबंध भी बहुत ज़्यादा अच्छे, पर्यटन में भी भारत द्वारा बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है, बहुत लोग घूमने जाते रहते हैं। अब बात करें भारत और नेपाल के बीच सहयोग की, तो कुछ संघर्ष भी है और कुछ सहयोग भी है, आपको ध्यान रखना है। व्यापार को लेकर दोनों के बीच आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद रहता है दोस्तों। व्यापार उठाओ तो व्यापार के बीच दोनों, इतिहास अभी से नहीं, हिस्ट्री यही बनी हुई है कि मतभेद रहता है बहुत ज़्यादा। चीन के नेपाल से दोस्ती, अब इंडिया इसलिए भी परेशान रहता है क्योंकि चीन इंडिया का दुश्मन है, ठीक है। उस कारण चाइना से बना के चलता कौन, नेपाल। और अच्छी दोस्ती है दोनों की, एक जैसे दिखते हैं दोनों। अंदरूनी मामलों की दखलंदाजी, अंदरूनी जितने भी अंदरूनी मामले होते हैं उसमें दखलंदाजी, ठीक है, इंडिया देता है। ऐसा किसका कहना है, नेपाल का, कि हमारे अंदरूनी इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करता कौन, इंडिया। ऐसा किसका कहना है, नेपाल का। सहयोग भी बहुत सारे हैं, बिना पासपोर्ट वीज़ा के आप नेपाल घूम लो, किसी और देश में नहीं घूम सकते, नेपाल में घूम सकते हो। भारत द्वारा कई योजनाओं में नेपाल को बहुत ज़्यादा सहायता मिली है, काफ़ी सारी प्लानिंग भारत ऐसे करता है, काफ़ी सारी योजनाएं करता है, स्कीम निकालता है, जिससे नेपाल को बहुत ज़्यादा क्या होता है, फायदा होता है। विज्ञान और व्यापार में काफ़ी एक दूसरे को क्या मिलता है, सहयोग, ठीक है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट थे, तो आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट पे हम चलें, तो अब हमारे 5 चैप्टर खत्म हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नेपाल, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से आप जरूर लगा के जाना दोस्तों। वो क्वेश्चन ये, हम वैसे छठे चैप्टर, आपके दूसरा चैप्टर था वो वाला सत्ता के नए केंद्र, तीसरा चैप्टर पढ़ लिया है वाला दक्षिण एशिया वाला, और चौथा चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर लाके जाना इसमें कि नेपाल का दोस्तों क्या स्टार्टिंग, आप पता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम वहाँ चल रहा था, यानी संवैधानिक राजतंत्र, संविधान भी था और राजा भी था। किस तरीके से नेपाल एक संवैधानिक राजतंत्र से लोकतंत्र पे शिफ्ट हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आप जरूर लगा के जाए, एक बार देख के चले जाना, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों है। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी संगठन बने हुए हैं दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल की जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है उसको क्यों जरूरत है, नॉर्मल सी बात है, इसलिए जरूरत है दोस्तों। देशों के बीच क्या बना के रखे, समझौता करा के रखे, लड़ाई झगड़े से बच के रहे, सहयोग स्थापित करें सभी देशों को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी तो वर्ल्ड वॉर हो गए थे। जैसे ही आपका यूएनओ स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, यूएनओ से पहले भी स्टैब्लिश हुआ था लीग ऑफ नेशन,
लीग ऑफ नेशन, इसमें भी लड़ाई हो गई थी, लेकिन लीग ऑफ नेशन की लड़ाई इसलिए हो गई, इसके पास अपनी आर्मी नहीं थी, तो ये युद्ध कैसे रोके भाई। लेकिन अब के टाइम पे आपको पता है यूएनओ के आने के बाद अगर यूएनओ अगर स्वतंत्र रूप से अच्छे से इंडिपेंडेंट होकर काम करने लग जाए ना तो एकदम सिस्टम हैंग कर देगा। लेकिन वही है ना, अमेरिका के पक्ष में रहता है, अमेरिका के अनुसार डिसीजन लेता है, तो ये दिक्कत पैदा कर देता है। इसलिए यूएनओ को स्वतंत्र हो जाएगा तो फिर मीटर भी खींच देगा। अभी तो बंदे इसको ये बोलते हैं कि पश्चिमी देशों जो जहाँ से पैसा ज़्यादा मिलता है उसका सपोर्ट करता है। तो देशों के बीच समझौता करवाना, सहयोग स्थापित करना, विश्व युद्ध ना होने देना, वैश्विक समस्याओं का समाधान सब मिलकर निकालना, ये किसके काम है दोस्तों? ये किसके काम है? आपके अंतर्राष्ट्रीय संघ, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह की, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें यूएनओ, तो इसके उद्देश्य भी आपको थोड़े बहुत उसी की तरह सेम मिलेंगे। सभी देशों में शांति कायम करना, सभी देशों के बीच किसी देश के बीच विवाद हो जाए, मान लो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाएगी तो कोई तो कोर्ट होना चाहिए ना जो सुलझाए, तो वो मामला कौन सुलझाएगा? यूएनओ। देशों के बीच सहायता, कोई देश मान लो कोई गरीब देश है, वहाँ खाने को नहीं है तो उस देश की सहायता करेगा, ठीक है। सब देशों से पैसे लेके वहाँ थोड़े बहुत भिजवाएगा, उसकी सहायता करेगा, लोन वगैरह देगा, तो देशों की सहायता करेगा। विश्व में सहयोग की भावना विकसित करेगा। सभी देशों के अंदर ये डालेगा कि भाई एक दूसरे से कॉपरेट करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की सहायता करें। ये सारी भावना कौन क्रिएट करेगा? आपका यूएनओ। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यूएनओ के उद्देश्य क्या है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग। देखो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है, लेकिन इनमें से भी को आ जाए, बोलेगा सुरक्षा परिषद क्या है, इसके काम बताओ, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो आपको सुरक्षा परिषद ये सब भी एकदम क्लियर करके बढ़िया से रखना है। तो हम सुरक्षा परिषद पढ़ेंगे, सचिवालय पढ़ेंगे, आर्थिक सामाजिक, कुछ में ही पढ़ा है। तो देखो सुरक्षा परिषद के अपना टोटल मेंबर है 15 दोस्तों। कितने मेंबर है? 15। इसमें 5 है परमानेंट मेंबर और 10 है टेम्पररी मेंबर। ये टेम्पररी मेंबर और ये परमानेंट, ये 10 चेंज होते रहेंगे और परमानेंट 5 क्या रहेंगे? हमेशा के लिए फिक्स रहेंगे। इन 10 का 2 साल में काम होता रहेगा, हर 2 साल में क्या होगा? इलेक्शन। लेकिन ये 5 क्या है? फिक्स। ये 5 कौन है? मैंने याद कराए थे ट्रिक से। कार में FB, कार में क्या है? FB। कार में कौन FB चला रहा है? कोई भी चलाए। FB यानी फेसबुक। C से हो जाएगा चाइना, A से अमेरिका, R से रसिया, F से फ्रांस, B से ब्रिटेन। तो फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका, रसिया, 5 परमानेंट है, इनके पास वीटो पावर है। अगर अब देखो टोटल यूएनओ में 193 देश हैं और किसी प्रस्ताव को रखा गया, इन 5 को हटा के अगर मैं बोल रहा हूँ इन 5 को हटा दो तो बच्चे कितने? 188। अगर 188 के ने बोल दिया कि ये होना चाहिए, मान लो कोई प्रस्ताव रखा, बोला कि इसको आतंकवादी घोषित करो, 188 ने उसको आतंकवादी घोषित कर दिया, बच्चे कितने? 5। इन 5 में से 4 ने बोल दिया वो आतंकवादी है, यानी मैं बोल रहा हूँ 192 ने बोल दिया वो आतंकवादी है, उसको आतंकवादी घोषित करो। एक ने भी मना कर दिया आतंकवादी नहीं है, तो पूरा प्रस्ताव कैंसिल हो जाएगा। इतनी वीटो पावर की ताकत होती है, और ये वीटो पावर किनको है? इन 5 देशों को। तो दोस्तों समझो, तो 10 वालों को इतनी पावर नहीं है, 5 वालों को इतनी पावर है। समझो 10 ने भी बोल दिया है, लेकिन वो 5 में हर एक बंदा में एक किसी ने मना कर दिया, खत्म। तो सुरक्षा परिषद आपको समझ आ गया। इसके काम अभी बताऊंगा धीरे धीरे। सचिवालय आपको पता पूरा कंट्रोल करेगा। सचिवालय के हेड अभी महासचिव कौन है दोस्तों? प्रेजेंट के 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो महासचिव हैं आपके एंटोनियो गुटरेस। कौन है? गुटरेस, ठीक है। दूसरा कार्यकाल इनका एंटोनियो गुटरेस। उसके बाद महासभा वही है दोस्तों, इसमें सारे देश बैठेंगे एक संसद के रूप में। जैसे देश में संसद होती है ऐसी महासभा की पूरी संसद होती है, ठीक है। हरा पत्थर का एकदम स्पीच देने के लिए वो रखा होता है। टोटल 193 देश बैठेंगे, आम विचार करेंगे, संसद की तरह चलेगी। सामान्य बहुमत यानी नॉर्मल, जो कुछ प्रस्ताव नॉर्मल प्रस्ताव होगा तो उस पर सामान्य बहुमत चलेगा 50%, और कोई खतरनाक प्रस्ताव होगा उस पर 2/3 विशेष बहुमत चलेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट बना हुआ है। 15 जज इसमें बैठते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। 15 जज बैठेंगे, हर जज बैठेंगे 15। उसके बाद आपका आ जाओ न्याय परिषद। न्याय सीधा परिषद आप बोल सकते हो। ट्रस्टशिप काउंसिल, ये ट्रस्टशिप काउंसिल जो है दोस्तों ये अब खत्म हो गई है। इसको बनाया गया था, इसको इसलिए बनाया गया था, जो भी यूरोप के जो भी कुछ 11 देश हैं, ठीक है, यूरोप के नहीं कोई भी 11 देश, इन 11 देशों की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इसको बनाया गया था। अब इसको प्रेजेंट में क्या कर दिया? खत्म कर दिया एकदम ओके करके, ठीक है। इसको खत्म कर दिया न्यायसीता परिषद को। अब ये 2, 4, 5 तो वो ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में एकदम बढ़िया तरीके से। अब आ जाओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार की मांग की गई है दोस्तों। वो तो गायब ही हो गया यार, जो मैंने वो पढ़ाया था, मेन चीज़ गायब हो गई। वो कहाँ चला गया वो? ठीक है। तो इसके सुरक्षा परिषद के काम भी पूछ लेगा, तो आपको एक काम भी क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए दोस्तों। कुछ PDF कट गई है लग रहा है मेरे को। 15 ये हो गया, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद हाँ 18, 18 के बाद 19। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाओ।
अब क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सुधार की संयुक्त राष्ट्र संघ में किस सुधार की मांग करी गई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों बहुत सारे सुधारों की डिमांड करी गई है, ठीक है। तो डिमांड क्या क्या है, तो यूएनओ की बनावट में सुधार हो, नॉर्मल सी बात है, ये सब डिमांड तो नौकल रखी गई है, बनावट में सुधार। ज़्यादा डिमांड ये है कि स्थायी और अस्थायी सदस्य बढ़ाओ, ठीक है। स्थायी 5 मेंबर हैं, इसको बढ़ाओ। जैसे अस्थायी में आपके 10 मेंबर हैं, इसको भी बढ़ाने की बढ़ाने की क्या करी गई है, बात करी गई है। मिटेगा कहाँ से, ठीक है। इसके मेंबर बढ़ाओ और इसके मेंबर कि पश्चिमी देशों की ज़्यादा छाप है, तो ये नहीं होना चाहिए। कार्य करने के तरीके में बदलना, जितने भी जिस तरीके से यूएनओ कार्य कर रहा है उसके तरीके बदलो। लेकिन मेन 2 इसी पे डिस्कशन है। मेन कारण यही है दोस्तों, पश्चिमी देशों की छाप है, पश्चिमी देशों का ज़्यादा कंट्रोल दिखता है यूएनओ में, क्योंकि ये ज़्यादा पैसे देते हैं उसको। प्लस में स्थायी और अस्थायी सदस्यों को बढ़ाने की डिमांड करी जाती है। और ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने हेतु क्या कार्य किए जाने चाहिए, मतलब और अधिक अच्छा बनाने के लिए क्या काम किए जाने चाहिए। तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन दोनों में से कोई एक बन सकता है। अगला क्वेश्चन की हम डिस्कस करें तो भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद ने भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में समर्थन आप कैसे करेंगे, अपने प्रस्ताव को औचित्य सिद्ध कीजिए। सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए एक देश को किन नियमों का ध्यान रखना होगा, वो डिस्कस करना है। तो देखो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आपको सुरक्षा परिषद का क्या बनना है, मेंबर। आप बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, इकोनॉमिकल पावर होनी चाहिए वर्ल्ड में, बड़ी जनसंख्या, आपके पास ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए, आपका भूभाग यानी आपका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, विशाल सैन्य शक्ति होनी चाहिए, यूएनओ के बजट में ज़्यादा योगदान दो, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को सम्मान करो। देखो दोस्तों ये भी हम फॉलो करते हैं, विशाल सैन्य शक्ति भी फॉलो करते हैं, बड़ा भूभाग क्षेत्र ये फॉलो करते हैं, जनसंख्या भी ज़्यादा है, आर्थिक शक्ति भी है ठीक ठाक बड़ी, और विशाल सैन्य शक्ति ये है ही, ठीक है। यूएनओ के बजट में योगदान ये थोड़ा हम कम करते हैं, यूएनओ के बजट में योगदान, लेकिन दोस्तों इतनी सारी चीज़ों को तो हम फॉलो कर रहे हैं, योगदान कम करते हैं। लेकिन आप देखो पूरे वर्ल्ड में जब कोरोना आया था, पैरासीटामोल को हमने फैलाया, तो बहुत सारी चीज़ों में हम सैन्य भी मदद करते हैं, ये भी मदद करते हैं, तो ये गिनो भाई, वो पैसे वो चीज़ ना देके फिर हम ये कर देंगे, वो तो नहीं गिनते। लेकिन दोस्तों ये सब होने के बाद भी फिर क्या चीज़ है जो भारत को बनने नहीं दे रही है यूएनओ का मेंबर, तो वो है चाइना का वीटो डाल देना। चाइना मार देता है दोस्तों वीटो, ये कारण है कि भारत यूएनओ का मेंबर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि चाइना क्या मार देता है, वीटो मार देता है। तो ये सब चीज़ों को फॉलो करके भारत भी बन सकता है यूएनओ का मेंबर, लेकिन वो ऐसे नहीं बनेगा। अब आ जाओ ये दोस्तों देखो, ये कुछ पॉइंट में हर जगह आपको एक एक क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, तो ये आपको एक बार नज़र मार के जाना है। वर्ल्ड बैंक, WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है, ये दोनों ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं। तो ये दोनों पे, इन सब पे, पांचों पे आपको एक बार नजर मार के जानी है एकदम बढ़िया तरीके से, कब बना, क्या क्या चीज़ें, थोड़ी बहुत नजर मार जाना बुक के अंदर से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और ये तो आया भी हुआ है, ह्यूमन राइट वॉच वाला और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फुल फॉर्म देखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, WHO का बताइए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक बार इनकी भी इन पे भी नज़र मार जाना है, MCQ में क्वेश्चन पूछ लेगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो एक बार इन सब पे आप जरूर नज़र मार के जाए दोस्तों। उसके बाद 3 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, एकदम 3 चैप्टर बढ़िया से आपके खत्म करा दिए हैं। इनसे बाहर जितने मैंने 3 चैप्टर वो पढ़ाए उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिया इससे बाहर भी एक क्वेश्चन नहीं आएगा। इतनी PPT तैयार हुई थी, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया, एकदम बढ़िया तरीके से इसको टिप्पे कर लेना। बाकी के बच्चे चैप्टर में कोशिश करूंगा पढ़ा दूं, वरना मैं एक काम कर दूंगा कि अगली वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विदाउट आंसर दे दूंगा, क्योंकि PPT बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है दोस्तों, और आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है। तो 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए रात भर जग के। अब मैं क्या कर दूंगा, अगर सुबह में एक काम कर दूंगा, अगर मेरे से आंसर नहीं हो पाया, मतलब मैं दोनों चीज़ को नहीं लिख पाया, तो मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, और क्वेश्चन आप आराम से लगा लेना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने चाहिए ना, मेन बात आंसर वो तो आप खुद से भी कर लोगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों डाल दूं, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। चैप्टर के मैं आपको शॉर्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूं, ये क्वेश्चन जरूर लाके जाना दोस्तों। इन 3 चैप्टर में भी इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कि देख लो, आराम से क्वेश्चन लाके जाना। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय कुल से क्या अभिप्राय है, दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता बताइए, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए, बर्लिन की दीवार की चर्चा कीजिए, सोवियत प्रणाली की 2 कमियां और सोवियत के विघटन के प्रमुख कारण बताइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, शॉक थेरेपी से क्या समझते हो और शॉक थेरेपी के क्या परिणाम थे। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में यही क्वेश्चन थे, इसको आराम से आप लोग करके जाना, ठीक है। सेकंड लिख दिया मैंने, फर्स्ट चैप्टर था। बाकी चैप्टर नंबर 5 मैंने सुरक्षा वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया था, ये क्वेश्चन जरूर लाके जाना। सुरक्षा से पारंपरिक और अपारंपरिक तरीके बताइए, भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीतियां बताइए, खतरों के नए स्रोत की चर्चा कीजिए। 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लाके जाना। अब लास्ट हमारा जो चैप्टर है दोस्तों
वो आपका है छठा चैप्टर, इन्वायरमेंट वाला चैप्टर। तो इन्वायरमेंट चैप्टर में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर इन पे नजर मार के जाना। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं को बताइए। रियो सम्मेलन पर चर्चा कीजिए। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी से क्या अभिप्राय है। क्योटो प्रोटोकॉल से क्या अभिप्राय है। मूल निवासी की समस्याओं की चर्चा करें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों चैप्टर के जरूर ला के जाना। बाकी आपको कल के एग्जाम के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना, बेहतर एग्जाम जाएगा। सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से ला के जाना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर्स की वीडियो में। जय मानवता।